मैं सही हूँ कि हमने चैप्टर 11 13 का कंबाइंड इंट्रोडक्शन कल कर लिया था, तो बॉटनी पढ़ेंगे और जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही आसान तरीन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, बहुत ही आसान तरीन टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप सबको लेक्चर ना सिर्फ समझ में भी आएगा बल्कि हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि हैंड टू हैंड याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीन टॉपिक्स हैं आज के, ठीक है। और आज के टॉपिक्स में से सिर्फ एक या दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे एनटीएस ने पास्ट पेपर में क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। एक फोटो एस्पायरेशन का टॉपिक आएगा वहां से, और अगर हम आज फिश तक या फ्रॉग तक पहुंचते हैं तो वहां से एक दो पॉइंट्स हैं जिसपे एनटीएस ने क्वेश्चन बनाए हैं, वरना बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें एनटीएस का क्वेश्चन नहीं बना अब तक। इतने आसान है कि वहां से एनटीएस ने क्वेश्चन नहीं बनाए। तो आज की क्लास की इब्तिदा करते हैं बॉटनी सेक्शन से, और पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है, और चैप्टर 14 जिनको याद हो फर्स्ट ईयर का उनके लिए ज्यादा आसान है। रेस्पिरेशन की 3 किस्में होती हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले स्टोमेटल रेस्पिरेशन, जो कि स्टोमेटा से होती है, और ये सबसे बेसिक रेस्पिरेशन है जो कि 95% प्लांट्स में होती है। 95% प्लांट्स। नंबर 2 क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, जो कि क्यूटिकल से होती है, और ये होती है 3 to 4%। और नंबर 3 है लेंटिकुलर रेस्पिरेशन, जो कि होती है लेंटिकल से, और ये होती है 1 to 2%। सही है? तो दोबारा सुन लें। हस्बे मामूल मेरी एक आदत बन गई है, कोशिश करता हूं कि चीज़ों को 2 दफ़ा रिपीट कर दूं ताकि सबको समझ में आ जाए। कोई चीज़ मिस हो जाए तो समझ में आ जाए, और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ मिस होती है कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा बता दिया फिर भी मिस हो जाती है चीज़ें, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई और इशू है, तो फिर आप लोग इवनिंग में जो है रिपीट लेक्चर्स जो आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग जो आपको शेयर करवाई जा रही है, लाइव की जा रही है, तो वो अटेंड कर लिया करें। क्लास को स्मूथली चलने दें, इसलिए कि अभी 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद 1 है, 1 के बाद 14 है। 14 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और फिर कुछ ग्रुप्स में सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 नहीं हुआ हुआ, ठीक है। जो आखिर में ग्रुप बने, कोई 1 या 2 ग्रुप है इसमें से जिसमें सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 भी नहीं हुआ हुआ, तो वो भी करना है। फिर टेस्ट भी आपकी काफ़ी सारे ड्यू हो गए हैं, ठीक है। 7-8 का टेस्ट ड्यू है, फर्स्ट ईयर का काफ़ी अरसे से ड्यू है आप पे। फिर अभी 12-13 का टेस्ट भी ड्यू है। 12-13 का एक साथ टेस्ट होगा, 12 पढ़ चुके हैं, 13 चल रहा है, ठीक है। तो ये 13 के दरमियान कम से कम एक टेस्ट दे दें, चैप्टर नंबर 7-8 का, और जब 13 खत्म हो जाए तो उसके बाद टेस्ट दे दें 12-13 का। और कोशिश करें कि अब आप शेड्यूल की बातें नहीं करें, क्योंकि अभी आप खबरें देख रहे हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो सिलेबस भी कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे, और स्मूथली लेक्चर चलने दें ताकि सिलेबस वक्त पे मुकम्मल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्लासेस हो जाएं, आपको चीज़ें समझा दी जाएं, ठीक है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाए, तो ये आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, बजाय इसके कि क्लास को डिस्टर्ब किया जाए। क्लास के अंदर जो है एक ही चीज़ों को बार बार जो है डिस्टर्ब करके उसको रिपीट करवाया जाए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ठीक है। और अगर ज़्यादा आपको चीज़ें मिस हो रही हैं किसी भी वजह से, कुछ जायज़ वजूहात होती हैं, ठीक है, लाइट चली गई और इशू है, तो आप इवनिंग में जो है वो रिपीट लेक्चर्स ले लीजिए, ठीक है। दोबारा देखें, स्टोमेटल रेस्पिरेशन बाय स्टोमेटा, जो कि लीफ के माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बाय क्यूटिकल्स, और क्यूटिकल्स क्या होते हैं? क्यूटिकल्स आप जानते हैं कि एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है,
उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। वैक्सी लेयर होती है कहाँ पे? एपिडर्मिस के ऊपर। और एक चीज है लेंटिकल्स, जहां से लेंटिकुलर रेस्पिरेशन हो रही है। तो ये जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म है, जैसे जिम्नोस्पर्म है, ये जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर सुराख बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो बारीक बारीक सुराख बने हुए होते हैं ना दरख्त के बड़े बड़े मेन स्टेम के अंदर, उसे हम लेंटिकल्स कहते हैं। तो लेंटिकल्स हर्ब में नहीं होता, शर्ब में नहीं होता, बल्कि ये लेंटिकल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? बड़े बड़े दरख्तों की सबसे पहली, सबसे बुनियादी जो मेन स्टेम होता है, जिसको वुडी स्टेम भी कहते हैं, उसके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आज के लेक्चर की दूसरी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है, और वो है फोटो रेस्पिरेशन। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 13 में हम C3 प्लांट्स पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन चैप्टर नंबर 11 में हम C3, C4 और कैम तीनों प्लांट्स पढ़ते हैं। तो चूंकि चैप्टर 11 सर हमजा पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ C3 प्लांट का जिक्र करूंगा जो चैप्टर 3 में है, चैप्टर 11 में, सॉरी चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 में जो C3 प्लांट्स, हम सिर्फ उसका जिक्र करना है इस वक्त। देखो, एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और इसको लिंक किया हुआ है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, C3 प्लांट्स हॉट ड्राई वेदर में, जब मौसम बहुत गर्म हो और हवाएं खुश्क हों, जब हवा गर्म चल रही हो, लू चल रही हो, हीट स्ट्रोक्स चल रहे हों और शदीद गर्मियों का मौसम हो, तो उस मौसम के अंदर, उस टेम्परेचर के अंदर जो C3 प्लांट्स होते हैं, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। बहुत तवज्जो से सुने इसको, समझें इसको, टॉपिक मुश्किल नहीं है, बस इसके अहम पॉइंट्स को आप अगर पकड़ने में कामयाब हो गए तो टॉपिक आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है, C3 प्लांट क्या करता है? हॉट ड्राई वेदर में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। क्यों क्लोज कर देता है? अभी तो पढ़ा है आपने कि स्टोमेटा से रेस्पिरेशन होती है, इसी स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन भी होती है। ट्रांसपायरेशन और कितने परसेंट होती है? 95%। मैं एक छोटी सी मिसाल दिया करता हूं कि आप रोजे से हैं, तो क्या आप पसंद करेंगे कि बाहर लू चल रही हो, बाहर जाके खड़े हो जाएं? आप कहेंगे नहीं। अगर आम दिन होता तो हम कर सकते थे कि पानी पी लेते, लेकिन रोजे से हैं और गर्मियों का रोजा है और लू चल रही है, बाहर हीट स्ट्रोक चल रहा है, आप गर्मी में बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग होगी। ज्यादा स्वेटिंग होगी, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। पौधा भी ऐसे कुछ करेगा? नहीं। पौधा क्या करता है कि सख्त गर्मियों के मौसम में जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाए, वाटर लॉस ज्यादा हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर और ट्रांसपायरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कम, ट्रांसपायरेशन कम, टेम्परेचर ज्यादा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा। तो जब गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगी, और गर्मियों के मौसम में पौधों में पानी की कमी होती है। कराची में भी पानी की कमी गर्मियों में ज्यादा होती है, आप सर्वे कर लें। शहर कराची में पानी की किल्लत, पानी की कमी सबसे ज्यादा गर्मियों में होती है। सर्दियों में पानी की कमी कराची में इतनी नहीं होती। ठीक, क्यों? इसलिए कि गर्मियों के मौसम में, समुद्र दरियाओं को छोड़ दें, गर्मियों के मौसम में जो जमीन का पानी है ना, ये भी जमीन की गहराई में चला जाता है। ये जमीन की गहराई में चला जाता है और सर्दियों में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जब गर्मियों के मौसम में पानी जमीन की गहराई में जाता है, तो अब पानी नीचे चला गया और रूट ये रूट है और पानी नीचे चला गया। तो जब पानी नीचे चला गया और रूट ऊपर रह गया, तो अब पौधे को पानी कम मिलेगा, उसको पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं मिलेगी। तो गर्मियों के मौसम में वैसे ही पौधे में पानी की कमी होती है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में वैसे ही पौधों में पानी की कमी है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ट्रांसपायरेशन बढ़ जाए, तो जो पानी है वो भी जाया हो रहा है। तो पौधा क्या करेगा? पानी को बचाएगा। जैसे आप गर्म मौसम में बाहर नहीं निकलते रोजे में, आप अपने जिस्म में पानी को बचाते हैं,
तो इस तरह से पौधा भी पानी को बचाएगा। कैसे बचाएगा? स्टोमेटा क्लोज कर देगा। सही। तो अब स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, पानी बच गया। लेकिन पानी तो बच गया, एक मसला और हो गया। पानी तो बच गया लेकिन एक मसला और हो गया। वो एक मसला कौन सा है? जरा तवज्जो दें। इसी स्टोमेटा से रेस्पायरेशन भी तो हो रही है। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो सिर्फ पानी नहीं बचेगा, सिर्फ ट्रांसपायरेशन नहीं रुकेगी, साथ में रेस्पायरेशन भी रुक गया, गैसेस एक्सचेंज भी खत्म हो गया। तो आप नहीं पढ़ते कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जरूरी है, दोनों चीजें होंगी तो फिर ग़िज़ा बनेगी। पढ़ते हैं ना, ये दोनों चीजें चाहिए। तो पानी तो बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? स्टोमेटा क्लोज है, इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते थे प्लांट्स, लेकिन अब स्टोमेटा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कैसे करेंगे? ये है टॉपिक फोटो रेस्पायरेशन। तो प्लांट क्या करता है इस हॉट ड्राई वेदर में, जबकि स्टोमेटा क्लोज है और वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता, तो अब वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड खुद अपनी बॉडी में बनाएगा। कैसे बनाएगा? प्लांट के पास एक कंपाउंड होता है RUBP। कौन सा कंपाउंड है? RUBP। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट बाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट। कुछ लोग लिखते हैं बाइफॉस्फेट, कुछ लोग लिखते हैं डाइफॉस्फेट, कुछ लोग लिखते हैं बिसफॉस्फेट, बात एक ही है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP, ये प्लांट में मौजूद होता है। RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और एक एंजाइम है जो प्लांट में मौजूद होता है, उसका नाम है रोबिस्को। क्या नाम है? रोबिस्को। व्हाट इज रोबिस्को? रोबिस्को का फुल फॉर्म लिखें, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये एंजाइम भी प्लांट्स में मौजूद, RUBP भी प्लांट में मौजूद। तो अब होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है ना, क्योंकि स्टोमेटा बंद है। कैसे बनेगा? ये रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होगा इसमें PGA प्लस फॉस्फो ग्लाइकोलेट। ये है इक्वेशन नंबर 1। दो चीजें बन जाएंगी, कौन सी? एक बनेगा PGA, एक बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। PGA का फुल फॉर्म लिखें, PGA का फुल फॉर्म फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसी को फॉस्फोग्लाइसरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन की एडिशन होती है। कौन सा ऑक्सीजन होता है? जो प्लांट में पहले से मौजूद होता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जब ऑक्सीजन ऐड हो। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो कंपाउंड बना, ये वाला फॉस्फो ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड, यही सेम एंजाइम किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सेरीन। सेरीन एमाइनो एसिड है,
पढ़ते हैं ना, सेरीन, प्रोलीन, सिस्टीन, सिस्टाइन, फिनाइल एलानीन, 20 अमाइनो एसिड में से एक सेरीन होता है। और दूसरी चीज क्या बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था जो इस टोमेटा के बंद होने से हवा से, फिजा से प्लांट को नहीं मिल रही थी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने खुद बना लिया। इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब फोटोसिंथेसिस भी होगा। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, और ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है, कि फोटो रेस्पिरेशन को हम यूजलेस प्रोसेस कहते हैं। यूजलेस, यूजलेस कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, ग़िज़ा भी बनेगी, तो फिर यूजलेस कैसे हुआ? देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे एक मजदूर है जो रोज के उसको पैसे मिलते हैं काम करने के 100 रुपए। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। एक मजदूर है जिसको उसके मालिक ने कहा कि रोजाना काम करने के आपको 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस मजदूर का घर बहुत दूर है, और जब वो अपने घर से निकलता है अपनी जॉब पे जाने के लिए, तो आने जाने का किराया और दोपहर का लंच मिलाकर उसको 200 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। तो आप इसे यूजलेस नहीं कहेंगे? कहेंगे ना कि वो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा तो उसको खर्चा करना पड़ रहा है, तो बचा कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टे जो पैसे जेब में पहले से थे वो भी निकल गए। आप इसे यूजलेस कहेंगे, ठीक है? इसी तरह से ये भी यूजलेस प्रोसेस है कि इसमें इतनी कम ग़िज़ा बनती है और इतनी कम एनर्जी बनती है जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट से कई गुना कम है। यानी प्लांट्स को अगर 100 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए तो ये 10 किलो, ये सिर्फ 10 दे रहा है, तो चाहिए 100, दे कितना रहा है? सिर्फ 10, ठीक है? तो इस वजह से इसको हम यूजलेस कहते हैं। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां पे 10 भी नहीं था वहां 10 तो मिल रहा है ना आपको, सही है? बॉटनी सेक्शन क्लोज। सही है। सवालात में आपके हाथ हैंड टू हैंड देखता रहूं ताकि एंड में टाइम का इशू ना हो। सेरीन का फार्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ज़ूलॉजी सेक्शन पे आ जाएं तो पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्रोटोजोन, हाइड्रा एंड इन प्लेनेरिया। तीनों एनिमल एक साथ मैंने इसलिए लिखे हैं कि तीनों के अंदर रेस्पिरेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इन तीनों के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। तो रेस्पिरेशन होगी बाय डिफ्यूजन, रेस्पिरेशन होगी बाय डिफ्यूजन। यानी इन तीनों एनिमल्स की जो बॉडी है, तीनों एनिमल्स की जो बॉडी है, इसकी स्किन, इन तीनों की स्किन या सेल मेम्ब्रेन कह लें। एमीबा में तो स्किन नहीं होती, प्रोटोजोन का मतलब एमीबा, एमीबा में तो स्किन नहीं होती, ठीक है? लेकिन सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन या स्किन ये परमिएबल होती है ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। अब इसके आगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उसका ताल्लुक सिर्फ आज के टॉपिक से नहीं है, बल्कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होता है, तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होता है। देखो, हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है 21%। ये आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मैक्सिमम होती है 16%। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम होता है 0.03%, और बॉडी के अंदर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%, क्योंकि बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है।
अब इसके आगे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको समझा दूं कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान लफ्जों में अगर आप समझें इसको और समझ गए होंगे कि प्रोसेस कैसे होगा। पैसिव डिफ्यूजन, ऑक्सीजन हवा में ज्यादा है, डिफ्यूज होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है, हवा में कम, तो पैसिव डिफ्यूजन होगी, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब रिलीज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्किन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो हाईली डिफ्यूजिबल होती है। सही है। क्या लिखा है सर में, इसके रिकॉर्डेड फॉर्म में कब मिलेगा? आज इवनिंग में या बाद में? इवनिंग में मिल जाएगा सर, कह रहे हैं इवनिंग में मिल जाएगा। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलें जी। अगला एनिमल है अर्थवर्म। अच्छा, अर्थवर्म और अभी जो आप एनिमल्स पढ़ रहे थे, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, और वो इस वजह से है कि अर्थवर्म के अंदर ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, अर्थवर्म एक ऐसी मिट्टी में पाया जाता है जिसमें नमी हो। कौन सी जगह पाया जाता है? मॉइस्ट सॉइल, यानी कि मिट्टी में नमी है। तो किस चीज की वजह से नमी है? पानी की वजह से। ठीक है। अच्छा, स्किन के ऊपर आपने डाइसेक्शन किया है, अर्थवर्म देखा हुआ है आपने, तो आपको मालूम है कि अर्थवर्म के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं स्किन के ऊपर, ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो अब मेरा ख्याल है कि आप इस पॉइंट पे आ चुके होंगे कि स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन है, और स्किन के नीचे मॉइस्ट सॉइल है, पानी है। याद रखें, HB यानी कि हीमोग्लोबिन और MB यानी कि मायोग्लोबिन, ये दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं। ये दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं। दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं। आ रही बात समझ में? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, दोनों चीजें क्या हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे? ऑक्सीजन बाइंडिंग कंपाउंड्स। तो ये क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ये जो पानी है इसमें ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम खत्म हुआ। तो लोअर स्किन से इंस्पायरेशन हो गई। अब अपर स्किन पे क्या होगा? इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मैंने कहा था ये फार्मूला सबके लिए होता है। इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपर स्किन से डिफ्यूज होके हवा में शामिल हो जाएगी, तो इस तरह से एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, जो कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए, आज 5 सेकंड नहीं कह रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे आगे। सर कितना टाइम रह गया हमारे पास? 15 मिनट।
15 मिनट हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 2 एनिमल्स हम और आज कर लें, तो फिर आज के बाद 2 क्लासेस हमें और चाहिए होंगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अगला एनिमल है आप सबका हॉट फेवरेट एनिमल, हाँ, CAP, कैपिलरीज। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। आप जानते हैं जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स की बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। और इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया हेड में एब्सेंट होता है, थॉरैक्स में ये होते हैं 2 पेयर्स, एब्डोमेन में होते हैं 8 पेयर्स। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे ये 10 पेयर्स। सही है। ट्रेकिया की शेप होती है लॉन्ग बैलून लाइक, बाहर की तरफ यानी स्किन की तरफ ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं स्पाइरिकल। और इनसाइड ट्रेकिया की छोटी छोटी सी ब्रांचेस बन जाती हैं, इन्हें कहते हैं ट्रैक्यूल्स। ये ट्रैक्यूल्स हैं, एंड ट्रैक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द टिश्यूज। ट्रेकिया की शेप लॉन्ग बैलून लाइक, बाहर की तरफ ओपनिंग स्पाइरिकल, इनसाइड ट्रेकिया की छोटी छोटी ब्रांचेस ट्रैक्यूल्स, and these tracheals are embedded into the tissues. प्रोसेस कैसे होगा? पहले ट्रेकिया रिलैक्स होगा, तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, ट्रेकिया रिलैक्स होगा फॉर इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन होती है तो ऑक्सीजन स्पाइरिकल से ट्रेकिया में आएगा, यहां से ट्रैक्यूल्स में जाएगा, और यहां से ये ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। और जब ट्रेकिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सपायरेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ट्रैक्यूल्स में आएगा, यहां से ट्रेकिया, और स्पाइरिकल से ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट। हीमोग्लोबिन के बाद दूसरी चीज बताई थी मायोग्लोबिन, 1242। लेकिन एक टॉपिक का टाइम हमारे पास है, दूसरा नहीं कर सकेंगे आज, तो बी केयरफुल कि नेक्स्ट क्लास आपकी
कल हो या हफ्ते इतवार को हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और दो एनिमल्स जो रह जाएंगे आज, फ्रॉग और बर्ड्स, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वक्त हम आखिरी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन फिशेस। फिश के अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होती है। फिश के अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें पहले। हमारा मुंह जिस कैविटी में खुलता है वो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, लेकिन फिश माउथ जिस कैविटी में खुलता है उसे अपर कुलम कहते हैं। ठीक है, फिश माउथ जिस कैविटी में खुलता है उसे अपर कुलम कहते हैं। और इसी अपर कुलम में गिल्स होते हैं, बल्कि गिल्स की बाउंड्री ही अपर कुलम होती है। आप जानते हैं फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये हवा में ऑक्सीजन को जज्ब नहीं करता, बल्कि ये पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ये उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लियर। फिशेस या दीगर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि ये पानी में रहते हैं, तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ये उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है गिल्स की बुनियाद, बेस। इसे हम कहते हैं गिल्स बेड या गिल्स बेस या गिल्स लैमिली, तीन नाम हैं। ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये गिल्स की बेस है। बेस को बेड भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको गिल्स बेड कहते हैं, और इसका असल में जो नाम है वो है गिल्स लैमिली। और इस लैमिली के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी लुक ट्राइंगुलर और हुक लाइक होती है। ट्राइंगुलर और हुक लाइक, इसे कहते हैं गिल्स बार। इसी को गिल्स आर्चिस भी कहते हैं, गिल्स बार या गिल्स आर्चिस। और इसी गिल्स बार या गिल्स आर्चिस में बहुत मैक्सिमम ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं आपको सारी ना, ठीक है, ब्लड ही ब्लड फैला हुआ, ब्लड कैपिलरीज है बहुत सारी। ठीक है, अगर आप में से किसी ने फिश खरीदा हो तो गिल्स देख कर खरीदते हैं कि गिल्स पिंकिश हो तो वो फ्रेश होती है, और ब्लैकिश हो जाए तो खून जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, इसलिए ब्लैकिश नजर आती है। तो गिल्स काफी पिंकिश होती है, इसकी वजह क्या है? बी कैप, बी कैप का मतलब ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा? यकीनी तौर पे आप जानते हैं हीमोग्लोबिन। यहां तक क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? लैमिली गिल्स बेड प्रोसेस कैसे होगा? गिल्स रिलैक्स होगा,
गिल्स रिलैक्स होगा फॉर इंस्पायरेशन, गिल्स रिलैक्स होगा फॉर इंस्पायरेशन। तो वाटर पहले माउथ में आएगा, फिर माउथ से अपर कुलम में जाएगा, फिर अपर कुलम से गिल्स में आएगा। सही, गिल्स रिलैक्स होगा तो वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। वाटर माउथ में आएगा, माउथ से अपर कुलम में, यहां से गिल्स में आएगा। और गिल्स में क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कंपाउंड है। तो फिर क्या होगा यहां पे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्स प्रोसेस, अब गिल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, यकीनी तौर पे इस बात को हम सब जानते हैं कि गिल्स हो या लंग्स हो, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आता है, लंग्स में आता है। किस लिए आता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड बन जाए। यानी कि जो ब्लड गिल्स में आता है या लंग्स में आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है तो एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। तो अब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया तो इसका मतलब कि ब्लड कैपिलरीज के पास अब क्या चीज बची हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। सही, तो जब गिल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रोसेस होगा एक्सपायरेशन। तवज्जो रखिएगा बहुत ज्यादा, कॉन्सेंट्रेट। देखो गिल्स में क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरी बॉडी से आया है गिल्स में। और इसी गिल्स में क्या चीज आई है, पानी। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन पानी तो बहुत बाकी है ना अभी। ये जो पानी गिल्स के अंदर है, इस पानी के अंदर जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड गिल से अपर कुलम में जाएगा, अपर कुलम से माउथ, और माउथ से रिलीज। दोबारा सुने, गिल्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है। और गिल्स जब रिलैक्स हुआ था तो पानी अंदर आया था, तो पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो तो हीमोग्लोबिन ने एब्जॉर्ब कर लिया था, पानी बाकी रह गया था। तो ये पानी जो गिल्स में है और ब्लड कैपिलरीज में जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों डिसॉल्व होकर क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड यहां से रिवर्स जाएगा, बॉडी से बाहर जाएगा। कैसे, गिल से कार्बोनिक एसिड अपर कुलम, यहां से माउथ, और माउथ से रिलीज। ऑक्सीजन बाइंडिंग भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। कॉकरोच समझ में नहीं आया? कॉकरोच में ट्रेकिया समझ में आ गया होगा ना। जब ट्रेकिया रिलैक्स होता है तो ऑक्सीजन अंदर आती है, जब ट्रेकिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। अंदर आने के लिए स्पाइरिकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से टिश्यू, और जब वापस जाएगा तो टिश्यू से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से आउट। आइए देखते हैं एक अहम तरीन पॉइंट जो एनटीएस ने पूछा फिश के हवाले से, वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। कि ये जो फिश का रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। ऐसे ही काउंटर करंट एक्सचेंज आपने ह्यूमन में किडनी के अंदर पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर 1 में। काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है, देखें गिल्स में दो चीजें मौजूद हैं। एक है गिल्स में ब्लड जो कैपिलरीज में मौजूद है, गिल्स में मौजूद है, ये वांटेड है। ब्लड तो बॉडी को चाहिए, ठीक है, ब्लड बॉडी के लिए है, ये वांटेड है।
और जो पानी गिल्स में आया वो अनवांटेड है, क्योंकि ये पानी पीने के लिए नहीं आया, ये पानी ऑक्सीजन को साथ लेकर आया था कि ऑक्सीजन को जज्ब कर लिया जाए। तो पानी तो अनवांटेड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को जज्ब करना था, पानी को नहीं। तो गिल्स में दो चीजें हैं, एक है वांटेड यानी कि ब्लड जो गिल्स में है, और एक है अनवांटेड जो कि पानी है जो कि गिल्स में बाहर से आया। वाटर अनवांटेड है और ब्लड वांटेड है दोनों गिल्स में, लेकिन ये मिक्स नहीं होंगे। जैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो ब्लड वांटेड है वो बॉडी में सर्कुलेट हो गया, उसका रास्ता अलग, और जो पानी अनवांटेड है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो गई, उसका रास्ता अलग। तो याद रखें, जब एक ऑर्गन में दो चीजें हो, एक वांटेड हो दूसरा अनवांटेड हो, ये दोनों चीजें मिक्स ना हो, प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद वांटेड की सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी हो और अनवांटेड की सर्कुलेशन आउटसाइड द बॉडी हो, इस प्रोसेस को काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि गिल्स में पानी अनवांटेड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बॉडी से बाहर चला गया, उसका रास्ता अलग है। और इसी गिल्स में जो ब्लड है वो वांटेड है, वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, उसका रास्ता अलग है। इस चीज को कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। इसके बाद भी अगर किसी को अगर कोई चीज मिस हो गई, नहीं समझ में आया, तो यही लेक्चर दोबारा शाम में ऑनलाइन किया जाएगा, दोबारा इसको अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे दें इजाजत। आपकी आज की क्लास मुकम्मल हुई, अगली क्लास में हिमन पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह।